हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कल जो था उसका शेष है। तो कल हम स्टडी कर रहे थे दृष्टि पटल, तीसरा स्तर दृष्टि पटल। और इसमें हमने स्टडी की थी शलाका एवं शंकु स्तर, शलाका एवं शंकु स्तर की। इसमें जो मेन याद रखने वाली बात है, मनुष्य में 115 मिलियन शलाकाएं, यानी शलाका कोशिकाएं एवं शलाका कोशिकाएं लिख सकते हैं, शलाका कोशिकाएं। और इसमें जो आपको पहले भी बताया था शलाका कोशिकाएं क्या होती है, कल स्टडी की थी हमने। तो शलाका कोशिकाएं एवं 16.5 मिलियन शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। अब इस प्रकार ये था। अब इसके बाद चल रहा है नेत्र की महत्वपूर्ण संरचना, या नेत्र की महत्वपूर्ण संरचना कौन कौन सी होती है, वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेत्र की महत्वपूर्ण संरचनाएं। तो इसमें पहली जो संरचना है तो उसमें आता है, जैसे कल हम जो स्टडी कर रहे थे ना, तो उस रेटिना वाले भाग से स्टार्ट करते हैं। तो रेटिना वाला जो भाग है उसमें आता है पहला पीत बिंदु, नंबर 1 पीत बिंदु। ये आपको मतलब बताया रखा है पीत बिंदु। यहाँ पर ये सबसे अंदर का जो स्तर है रेटिना। ये बाहर तो एक कोर्निया बनाता है, बाकी सरनाशक बताया रखी थी। तो यहाँ पर ये जो रेटिना होता है, तो रेटिना में एक निश्चित स्थान रहता है जिसको कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु। इसको मैकुला लुटिया भी कहा जाता है। मैकुला लुटिया कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस पर बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। ये अच्छी तरह याद रखना। तो कहने का अर्थ है कि जो पीत बिंदु रहता है, तो पीत बिंदु में मुख्यतः क्या रहते हैं, इसमें जो है ना संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संवेदी कोशिकाएं। अर्थात में मानो कि इसमें सबसे ज्यादा क्या रहती है? शंकु कोशिकाएं रहती है सबसे अधिक। पीत बिंदु में क्या रहती है? शंकु कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसी पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक गर्त भी पाया जाता है। ये बीच में देख रहा है ना, बीच में गर्त पाया जाता है, जिसको कहते हैं फोविया सेंट्रेलिस। ये जो गर्त रहता है फोविया सेंट्रेलिस, सेंट्रेलिस। ये जो गर्त पाया जाता है इसको क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रेलिस। पीत बिंदु के अंदर एक गर्त पाया जाता है जिसको कहते हैं फोविया सेंट्रेलिस। तो इस प्रकार से पीत बिंदु की संरचना थी। इसके बाद दूसरा स्तर चल रहा है अंध बिंदु। अंध बिंदु,
ये अंध बिंदु यहाँ पर होता है। यानी इसमें क्या होता है, सभी स्तरों में पाए जाने वाले, या जो रेटिना होता है उसमें पाए जाने वाली जो संवेदी जो कोशिकाएं होती है ना, उनके तंत्रिका तंतु सभी आकर के एक गुच्छ के रूप में मिल जाते हैं, यानी गुच्छे के रूप में यहाँ पर मिल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु पर शलाका और शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होती है और वस्तु का कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनता। भाई पीत बिंदु नहीं है, ये पीत बिंदु पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो कहने का अर्थ है कि जो रेटिना स्तर होता है, तो रेटिना की सभी जो संवेदी कोशिकाएं होती है उनके तंत्रिका तंतु एकत्रित होकर के एक द्रक तंत्रिका बनाते हैं। आपको कल चित्र में बताया था मैंने, द्रक तंत्रिका जो मस्तिष्क में जाती है। तो यहाँ सभी रेटिना में आने वाली सभी संवेदी कोशिकाओं के तंत्रिका तंतु एकत्रित होकर के और क्या बनाते हैं, द्रक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। और ये जो द्रक तंत्रिका होती है इसमें शलाका शंकु स्तर का क्या रहता है, अभाव रहता है, यानी अनुपस्थित रहते हैं। और उसके बाद चलते तीसरा टॉपिक है नेत्रोद। यानी देखिए कहाँ पाया जाता है नेत्रोद। वापस ये चित्र की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। वैसे आपको समझ आएगा, चित्र में दिखाई दे रहा था पहले। आगे का ये उभरा हुआ भाग कॉर्निया, यहाँ पर ये नेत्र लेंस, ये आइरिस, दोनों पर्दे का कार्य करते हैं। ये कॉर्निया, और ये रेटिना। ये रेटिना पर ये पीत बिंदु, ये एकदम लेंस के सामने। तो रेटिना पर ही क्या बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब, पीत बिंदु से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं यहाँ पर रेटिना की जितनी भी है सब संवेदी कोशिकाएं, तो इनके जो तंत्रिका तंतु है ये परस्पर एकत्रित हो जाते हैं एक जगह और कायगा द्रक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो ये नाम हो गया था अंध बिंदु। और ये पीत बिंदु, यानी ये अंदर का स्तर तो रेटिना और ये पीत बिंदु पाया जाता है, पीत बिंदु। हम चल रहे हैं नेत्रोद, ये यहाँ पर, यानी ये तो कॉर्निया, और ये नेत्र लेंस। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है क्या कहलाता है, ये नेत्रोद कहलाता है। ये जो नेत्रोद जो होता है तो ये क्या करता है, नेत्र लेंस को क्या है, नम बनाए रखता है। याद रखना, नेत्रोद क्या करता है, नेत्र लेंस को क्या बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। और जो शारीरिक जो झटके होते हैं, एक तरह से यूँ मानो कि शारीरिक झटके, जैसे कई बार आंखों के बल गिर गए या आंखों में कोई चोट लग गई, तो शारीरिक झटकों को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन सा, नेत्रोद। इसके बाद चल रहे नंबर 4 में, छोटा जो टॉपिक इसके जट बार ले लेते हैं, काचाभ द्रव्य। तो जो काचाभ द्रव्य कहाँ पर है, ये देखो, ये जो लेंस है
नेत्र लेंस ये, तो यहाँ से लेकर के और रेटिना के मध्य यानी पूरे नेत्र में जो भरा होता है एक द्रव, मतलब गाढ़ा पदार्थ होता है, आभासी गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। ये तो इसके अपेक्षा एक गाढ़ा रहता है, ये थोड़ा सा मतलब कम तरल, मतलब कम गाढ़ा रहता है। तो ये कहलाता है काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य। तो ये काचाभ द्रव्य क्या करता है, देखिए ये उम्र बढ़ने के साथ साथ इस द्रव्य में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो ये नेत्र गोलक का जो आकार वह बनाए रखता है। इस नेत्रों का जो आकार आपने देखा होगा, जैसे उम्र बढ़ती तो आंखों में सिकुड़न सी हो जाती है, यानी कहते सामान्यतः नेत्र लेंस छोटा हो जाता है। सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, नेत्र गोलक होता है ना, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो काचाभ द्रव्य आंखों को स्फीत अवस्था में यानी फूली हुई अवस्था में बनाए रखता है। और तो पहला कार्य तो क्या है, नेत्र गोलक का आकार बनाए रखना, और दूसरा रेटिना की सुरक्षा करना। ये रेटिना जो परत है ना, इसकी क्या करना, सुरक्षा करना, तो इसका ये कार्य है। और इसके बाद नंबर 5 में नेत्र लेंस, नेत्र लेंस ये होता है उभया अवतल, उभया अवतल। यानी एक देखा जाए तो एक तरह से क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी नाम देखो ना, उभया अवतल है ना, यानी उभरा हुआ रहता है दोनों तरफ से ये, और बीच में से क्या होता है, अवतल होता है ये। तो उभया अवतल लेंस होता है, इसकी प्रकृति याद ना, उभया अवतल कहलाता है ये। वही दोनों किनारे। वैसे लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो देखा आपने जैसे उत्तल लेंस होता है, एक तो होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अवतल तो दोनों किनारों पर देखिए कैसे होता है, उत्तल तो यहाँ देखिए, उत्तल तो किनारों से तो पतला, किनारों से तो क्या रहता है, पतला ही किनारे, देखिए इसके किनारे ये पतले हैं ये, लेकिन बीच में से मोटा होता है। जबकि जो अवतल रहता है, अवतल क्या है, किनारों से तो मोटा रहता है और बीच में से पतला होता है। तो इस प्रकार से दोनों ही रूप में पाया जाता है ये। जितने भी प्रकाश की जो किरणें होती है इसी लेंस में से गुजरती है, और लेंस उत्तल लेंस है ना, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर ये ए और बी एक वस्तु है। अब इसमें स्थिति ये है, जैसे तीर का चिन्ह लग रहा है ना, करने का मतलब दोबारा देखिए, ये तीर का चिन्ह जैसे ये है, ए और बी, इसमें से जब ये प्रकाश की किरणें गुजरेगी लेंस में से, तो ये प्रकाश की किरणें, आपको ये भी पता है उत्तल लेंस वस्तु का क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा, बड़ा बड़ा तो बनाता है लेकिन उल्टा बनाता है। जबकि अवतल क्या करता है, ये छोटा और सीधा, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है ये। तो मेन प्रकृति क्या है इसकी उत्तल की, तो जब प्रकाश की किरणें इसमें से गुजरेगी तो ये लेंस जब ये ना इस पे मतलब रेटिना के पीत बिंदु पर जाएगा ये, तो ये उल्टा बनेगा। तो यहाँ जैसे ए बी था ना, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा वस्तु का, ये यानी उल्टा हो जाएगा ये, यानी बी तो ऊपर चल गया और ए नीचे आ गया, इस प्रकार से। तो सामने वाली वस्तु है उसका रेटिना के पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, देखिए। लेकिन सामान्यतः अनुभव के आधार पर ये इस प्रतिबिंब को क्या कर दिया जाता है, सीधा। और एक और इसी प्रतिबिंब से जब वापस इस लेंस में से गुजरेगी ना प्रकाश की किरणें, तो ये प्रतिबिंब देखो यहाँ पर क्या है, उल्टा है, लेकिन जब वापस टकरा करके वापस प्रकाश की किरणें लौटेगी तो ये प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, वापस सीधा हो जाएगा, अर्थात ए और बी के रूप में होगा। तो इस प्रकार से ये जो नेत्र लेंस वस्तु का क्या है, मतलब प्रकाश की किरणों को ग्रहण करता है, इसमें से होकर के प्रकाश किरणें जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ पर, पीत बिंदु यानी कि रेटिना के पीत बिंदु पर। तो ये क्या था, नेत्र लेंस था ये। और एक याद रखना, मोतिया बिंदु जो रोग होता है तो ये क्या है, लेंस के खराब होने से, लेंस के सिकुड़ने से होता है। मोतिया बिंदु नाम सुना होगा आपने, तो या तो लेंस सिकुड़ जाता है या किसी कारणवश इसमें जैसे मतलब कोई खराबी आ गई या पिचक गया या मतलब इसमें घाव हो गया,
तो उन कारणों से नेत्र लेंस खराब हो जाता है, जिसके कारण मोतिया बिंद रोग होता है। तो इस मोतिया बिंद का क्या उपचार है? इस नेत्र लेंस को निकाल दिया जाता है। तो या तो इसकी जगह कृत्रिम लेंस फिट कर दिया जाता है, कृत्रिम लेंस फिट कर दिया जाता है, या फिर चश्मे के रूप में जो होते हैं ना, चश्मे में लेंस लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मोतिया बिंद का उपचार किया जाता है। ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। सामान्य अगर होती कोई तो टूट फूट की मरम्मत कर दी जाती है, लेकिन मोतिया बिंद में नेत्र लेंस को निकाल दिया, कहते हैं ना मोतिया बिंद निकालना, तो जो ना लेंस निकाल दिया जाता है उसकी जगह वो समय आंखों में फिट कर दिया जाता है, तो कृत्रिम लेंस होता है वो। इस प्रकार से ये होते हैं। तो नेत्र लेंस में याद हो गया आपको अच्छी तरह से, मोतिया बिंद में ये नेत्र लेंस खराब हो जाता है। इसके बाद चल रहे हैं परितारिका, आइरिस नंबर 6 में। परितारिका, इसको क्या कहते हैं? आइरिस, आइरिस कहा जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपको चित्र में बताया था, ये मैं यहाँ पर इसे प्रदर्शित करता हूँ। ये आइरिस है, ये यानी एक पर्दे का काम करते हैं ये आइरिस। ये यानी कि ये जो होता है ना यहाँ पर, ये बीच, दोनों आइरिसों के बीच का जो स्थान है, ये दिख रहा है जो, ये क्या कहते हैं इसको? तारा पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। तो कहने का मतलब एक छिद्र होता है ये, तो छिद्र को क्या करते हैं? आइरिस छोटा या बड़ा कर देते हैं, छोटा या बड़ा कर देते हैं। ये याद रखना। फिर बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है? तारा या पुतली। ये बीच का भाग तारा या पुतली, अंग्रेजी में इसको प्यूपिल कहते हैं। ये तो अभी इसके कार्य पढ़ेंगे, पहले इसका देखें। तो ये तारा या पुतली या जो प्यूपिल होता है इसको क्या करता है? छोटा कर देता है, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। तो ये आइरिस जो होते हैं ना, सिकुड़ने फैलने का कार्य करते हैं। इनमें जो पेशियां पाई जाती है वो सिकुड़ने फैलने का कार्य करती है। तो एक बार फिर देखिए, नेत्र लेंस के सामने एक पर्दा पाया जाता है, और जो पर्दा होता है ना, ये क्या है? काला, भूरा या नीला हो सकता है। एक और याद रखना, आंखों का जो रंग है वो आइरिस के कारण ही होता है, याद रखना। नेत्र का रंग आइरिस, आइरिस के कारण ही काला, भूरा या नीला होता है। तो आंखों का रंग तीन ही होते हैं, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला। तो इस प्रकार से ये आइरिस के कारण होता है ये। और उसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक। देखिए नंबर 7 में पुतली, अभी आज जो नाम ये वाला चल रहा है नंबर, जो इसका क्रमांक था 7, तारा, पुतली या प्यूपिल, प्यूपिल तो अंग्रेजी का नाम है। तो दोनों जो आइरिस है उसके मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, तो इस छिद्र को तारा या पुतली कहते हैं। इस छिद्र की जो है इस छिद्र की जो क्या बोलते हैं, व्यास कह सकते हैं उसको, या जो छिद्र है ना, छिद्र का बड़ा या छोटा होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो छिद्र है वो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आंखों के अंदर तीव्र प्रकाश जब आता है तो क्या होता है? ये जो आइरिस है ये क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने के कारण ये छिद्र क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और वापस जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? ये वापस छिद्र हो जाता है। जैसे वो जीता जागता उदाहरण है, आप ऊपर छत पे गए होंगे तेज रोशनी में, और वापस छत से फिर अंधेरे कमरे में आओ तो आपको धुंधला दिखाई देगा। या फिर वही देख लो, बाहर से जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे को धुंधला दिखाई देता है। तो कहने का मतलब समझ गया आप?
तेज प्रकाश के अंदर ये तारा या पुतली क्या हो जाते हैं, जो है ना इसका जो आकार है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि प्रकाश की मात्रा अधिक नहीं पाए। इस प्रकार से ये कार्य करता है। तारा या पुतली क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित। और इसके बाद नंबर 7 है 8 में, आपने देखा होगा जैसे ये नेत्र, तो ये नेत्र गोलक बड़ा करके दिख जाएगा आपको। जैसे कहने का मतलब ये नेत्र है, ये नेत्र गोलक। यहाँ पर एक बिंदु के रूप में एक संरचना पाई जाती है। तो ये बिंदु के रूप में संरचना क्या है, हालांकि ये क्या है, एक प्रकार से अवशेष्य अंग है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लिका सेमील्यूनेरिस। प्लिका सेमील्यूनेरिस, प्लिका सेमील्यूनेरिस। और इसका जो है एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं निकटेटिंग झिल्ली। क्या कहा जाता है, निकटेटिंग झिल्ली। ये जो है ना, ये इसका नाम है निकटेटिंग, बड़ा करके देखते हैं, निकटेटिंग झिल्ली। यानी ये जो नाम है ना, ये जो बिंदु रहता है एक ही है, इसको क्या कहते हैं, प्लिका सेमील्यूनेरिस, और इसी को निकटेटिंग झिल्ली भी कहा जाता है। ये अवशेषीय अंग है हमारे अंदर। किसी का फूल करके बड़ा हो जाता है, आंख में दिखता है दूर से, तो ये हमारे अंदर काम नहीं आने के कारण क्या हो गया, अवशेषीय अंग के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी झिल्ली सिकुड़ गई। हमारे जो पूर्वज थे, जो पूर्वजों का आपको याद मतलब पता होगा, जो हमारे पूर्वज थे, तो जैसे चिंपैंजी, मतलब जो मलादी मानवता या जो बंदर की प्रजातियां, उनसे विकास हुआ। तो कई प्राणियों में ये क्या है, ये झिल्ली पाई जाती है। वैसे जलीय प्राणियों में इनमें ये झिल्ली, और इसके अलावा जैसे खरगोश है, इनके अंदर भी ये झिल्ली पाई जाती है। तो ये इस झिल्ली को क्या करते हैं, आंखों की सफाई करने में काम लेते हैं। ये झिल्ली क्या काम आती है, आंखों की सफाई में काम आती है। झिल्ली को ऊपर नीचे करते हैं तो आंखों की सफाई होती है। दूसरा, जलीय प्राणियों में पाई जाती है। जलीय प्राणी क्यों पाई जाती है, क्योंकि जल जो है ना आंखों के अंदर नहीं जा सके, इसलिए जलीय प्राणी जब जल में तैरते हैं, झिल्ली को आंखों के ऊपर ऑलरेडी से पहले से मतलब छिड़ी हुई रहती है, इसलिए नेत्रों में पानी नहीं जा पाता। हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं होने के कारण क्या है, ये अवशेष के रूप में बदल गया। अर्थात एक झिल्ली, सारी झिल्ली सिकुड़ करके एक जगह बिंदु के रूप में होगी। तो दोनों आंखों में जो कोण में दिखाई देती है ना, ये क्या होती है, प्लिका सेमील्यूनेरिस, इसको निकटेटिंग झिल्ली भी कहते हैं। इस प्रकार से नेत्र की संरचनाएं थी, और इसमें से जो जहाँ से भी क्वेश्चन बनने लायक थे वो सब इसमें आ गए। बाकी नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अपन कान की संरचना।